वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी यूपी पीसीएस जो 24 के लिए सीरीज चल रही है उसमें अपने 59 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे। यह है टेस्ट नंबर 58 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे। यह है टेस्ट नंबर 59 और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम पॉलिटी के इम्पोर्टेंट प्रश्नों पर। इन सभी प्रश्नों की प्रैक्टिस हमने 23 वाली जो पीसीएस की सीरीज़ थी उसमें भी की थी और ये इम्पोर्टेंट होंगे 24 के लिए भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ प्रश्नों के पूछने का तरीका चेंज कर दिया गया है। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 59 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। पहला प्रश्न 4 विकल्प वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु विदेशियों को नहीं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न को पूछे जाने के कई तरीके हो सकते हैं। सीधे सीधे पूछ सकता है, स्टेटमेंट बनाकर पूछ सकता है। तो हमेशा याद रखिएगा, पहली बात तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकारों का प्रावधान है, यानी आपके फंडामेंटल राइट्स। अब इनमें से कुछ भारतीय नागरिकों के लिए हैं केवल, और बाकी जो बच गए वो भारतीय नागरिकों के लिए भी हैं और विदेशियों के लिए भी हैं। उसका मतलब ये हुआ, कोई विदेशी अगर भारत में आता है, अगर उसके फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो उसको जो है भारत का, इंडिया की जो पुलिस है, इंडिया का जो कानून और व्यवस्था है, उसका प्रशासन है, कोर्ट है, ठीक है, तो उसको भी वहाँ पर न्याय देगा। लेकिन कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो उनके लिए है ही नहीं, ठीक है। कोई विदेशी आकर भारत में उसका दावा नहीं कर सकता। कौन कौन से हैं वो देखेंगे। देखिए, कारखानों में बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध, ये दोनों के लिए हैं, भारतीय नागरिकों के लिए भी विदेशी के लिए भी। अपने को बताना कौन सा नहीं है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता केवल भारतीय नागरिकों के लिए है। अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण भारतीय नागरिकों को भी है, विदेशियों को भी है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण दोनों को है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता एक मौलिक अधिकार है जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु विदेशियों को नहीं। तो बी है इसका आंसर। देखिए, केवल नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार जो विदेशियों को प्राप्त नहीं है, कौन कौन से हैं? वो हैं धर्म, मूल वंश, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, यानी ये आर्टिकल 15 है। अनुच्छेद 15 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19 में उल्लेखित स्वतंत्रता के 6 मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए, यानी आर्टिकल 19 भी हो गया। अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण, अनुच्छेद 29। और शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, अनुच्छेद 30। तो 15, 16, 19, 29, 30 ये हमेशा याद रखिएगा, केवल भारतीय नागरिकों के हैं लिए हैं ये मौलिक अधिकार, और इनके अंदर है ये लिखा हुआ। दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा? विधि मतलब कानून के समक्ष समता या फिर कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। किस में लिखा है? अनुच्छेद 17 में तो नहीं लिखा है। अनुच्छेद 17 में लिखा है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है, अनटचेबिलिटी का अंत किया जाता है। आर्टिकल 15 में क्या था, ऊपर आपने देख लिया। 19 में 6 मौलिक अधिकार हैं, तो आर्टिकल 14 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, विधि के समक्ष समता, अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न दो स्टेटमेंट वाला, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? संसद या उसकी किसी समिति में संसद के किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में उसके विरुद्ध न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। तो ये तो हो गई संसद की बात, यानी पार्लियामेंट की बात। अब देखें इसी चीज़ को स्टेट के हाई कोर्ट, स्टेट के विधानमंडल में, राज्य के विधानमंडल में। देखिए, राज्य के विधानमंडल में या उसकी किसी समिति में विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में उसके विरुद्ध न्यायालय में कार्यवाही की जा सकती है। देखिए, पहला वाला तो सही है, दूसरा वाला गलत है। चाहे राज्य का विधानमंडल हो, किसी राज्य का विधानमंडल हो, या फिर संसद का, या फिर पूरे केंद्र सरकार का संसद हो, दोनों में जो है कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती, ठीक है। तो पहला वाला ही करेक्ट होगा, केवल दूसरा वाला जो हो जाएगा वो इनकरेक्ट हो जाएगा। देखिए, अनुच्छेद 194 के अनुसार राज्य के विधानमंडल में या उसकी किसी समिति में विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में उसके विरुद्ध न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। और अनुच्छेद 105 के अनुसार संसद या उसकी किसी समिति में
या संसद के किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए निर्णय के मत के संबंध में उसके विरुद्ध न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती, जो कि करेक्ट है पहला वाला स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। राज्य किसी नागरिक के प्रति किन आधारों पर भेदभाव नहीं कर सकता? उसके धर्म के आधार पर, उसके जन्म स्थान के आधार पर, उसकी जाति के आधार पर। उसकी जाति के आधार पर तो नहीं कर सकता, उसके धर्म के आधार पर भी नहीं कर सकता, उसके जन्म स्थान के आधार पर भी नहीं कर सकता, इसके अलावा उसके लिंग के आधार पर भी नहीं कर सकता, वो महिला हो या पुरुष हो या ट्रांसजेंडर हो। देखिए, भेदभाव पर रोक है, आर्टिकल 15 में ये प्रावधान है। राज्य द्वारा किसी नागरिक के प्रति केवल उसका धर्म, उसका मूल वंश, उसकी जाति, उसका लिंग, उसके जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 का अपवाद हो सकता है? पहली बात तो पता होना चाहिए अनुच्छेद 16 में है क्या। अनुच्छेद 16 में है अवसर की समानता। ठीक है, तो राज्य द्वारा नियुक्तियों में आरक्षण का प्रावधान, किसी पद को पिछड़े वर्गों के पक्ष में बनाना, जैसे कि एससी समुदाय के लिए बना देना, एसटी समुदाय के लिए बना देना, ओबीसी समुदाय के लिए बना देना। ठीक है, यानी सीटें आरक्षित करना, सीटें आरक्षित रखना। तो बिल्कुल ये दोनों हो सकते हैं। आर्टिकल 16 का अपवाद हो सकते हैं, दोनों के दोनों। सी है इसका आंसर, क्योंकि अवसर की समानता देने की बात कर रहा है। ठीक है, लेकिन वो चीज़ ज़रूरी भी है बराबर का स्तर बनाने के लिए। देखिए, सार्वजनिक नियोजन के विषय में अवसर की समानता पर बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी या समानता होगी। इसका अपवाद है, राज्य जो है नियुक्तियों में आरक्षण का प्रावधान करता है या किसी पद को पिछड़े वर्ग के पक्ष में बना सकता है जिसका कि राज्य में समान प्रतिनिधित्व नहीं है। ये जितनी भी सीरीज़ चल रही है, आप इसकी फुल टेस्ट सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो, ये नंबर है। बाकी सब्सक्राइब रखिएगा सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 का उल्लंघन होगा यदि। अब आर्टिकल 17 में क्या, आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत किया जाता है, यानी एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत का अंत किया जाता है। तो उल्लंघन कैसे होगा इसका? किसी व्यक्ति को किसी दुकान, होटल या सार्वजनिक पूजा स्थल और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान में प्रवेश करने से उसको रोक दिया गया। तो अस्पतालों में, शैक्षणिक संस्थानों में या छात्रावासों में सार्वजनिक हित के लिए प्रवेश से उसको रोक दिया गया। तो पारंपरिक, धार्मिक, दार्शनिक या अन्य आधारों पर अस्पृश्यता को उचित ठहराया गया। तो बिल्कुल ये तीनों के तीनों अगर ऐसा किया जाएगा तो अनुच्छेद 17 का उल्लंघन होगा। तो सारे के सारे सही हैं। देखिए, अस्पृश्यता का उन्मूलन यानी एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करने की व्यवस्था और किसी भी रूप में इसका आचरण निषिद्ध करता है। अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। अस्पृश्यता के अपराध के दोषी व्यक्ति को संसद या राज्य विधानमंडल के लिए चुनाव हेतु अयोग्य घोषित किया जाता है। और इन अपराधों में क्या क्या शामिल है? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अस्पृश्यता का अगर कोई प्रचार करता है, तो किसी भी व्यक्ति को किसी दुकान, होटल या सार्वजनिक पूजा स्थल और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान में प्रवेश करने से रोकता है। तो अस्पतालों में, शैक्षणिक संस्थानों में या छात्रावासों में सार्वजनिक हित के लिए प्रवेश से अगर किसी को रोका जाता है तो उसकी जाति, धर्म के आधार पर, ठीक है, उसकी जाति के आधार पर, पारंपरिक, धार्मिक, दार्शनिक या अन्य आधारों पर अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी या छुआछूत को उचित ठहराया जाता है, तो भी अस्पृश्यता के आधार पर अनुसूचित जाति के व्यक्ति का अपमान किया जाता है, तो भी। 7वां प्रश्न है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है। इस संबंध में नीचे कुछ प्रावधान दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही होगा। चारों को एक फ्रेम में ले लेते हैं, तीनों को। देखिए, यह निषेध करता है कि राज्य, सेना या शिक्षा संबंधी सम्मान के अलावा कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। राज्य जो है वो सेना या शिक्षा संबंधी सम्मान के अलावा कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि भारत के राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं कर सकता। और तीसरा है, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप में कोई भेंट, उपाधि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं कर सकता। देखिए, बिल्कुल तीनों एक ये होगा। ठीक है, डी है इसका आंसर, उपरोक्त सभी।
अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 पर। अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से संबंधित है। अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से संबंधित है दो स्टेटमेंट, कौन सा इसमें सही होगा? किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित या दंडित नहीं किया जाएगा। किसी भी अपराध के लिए अभियुक्त व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। बिल्कुल ये प्रावधान है, करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सी है इसका आंसर। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 किसी भी अभियुक्त या दोषी करार दिए गए व्यक्ति को, चाहे वो भारत का नागरिक हो या विदेशी हो या किसी कंपनी या परिषद का कानूनी व्यक्ति हो, को मनमाने या अतिरिक्त दंड से संरक्षण प्रदान करता है आर्टिकल 20। और उपरोक्त दोनों के दोनों सत्य हैं। और आर्टिकल 20 जो है वो दोनों के लिए है, भारतीय नागरिकों के लिए भी और विदेशियों के लिए भी। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह घोषणा की गई है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, 22, 21 कौन सा है ये? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, आर्टिकल 21 निजता का अधिकार। देखिए, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता यानी लाइफ एंड बॉडीली लिबर्टी। तो अनुच्छेद 21 में घोषणा की गई है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। यह अधिकार नागरिकों को भी प्राप्त है और गैर नागरिकों को भी प्राप्त है। प्राण या दैहिक स्वतंत्रता में अधिकार के कई प्रकार हैं। इसमें प्राण के अधिकार को शारीरिक बंधनों में नहीं बांधा गया है, बल्कि इसमें मानवीय सम्मान और इनसे जुड़े अन्य पहलुओं को भी रखा गया है। ठीक है, यानी आप अपनी मर्जी से विवाह कर सकते हैं, उसका भी अधिकार है आपको। आर्टिकल 20 के अंदर ही आएगा वो। तो 10वां प्रश्न है अगला। संविधान के अनुच्छेद 21 के मुताबिक राज्य द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा निम्नलिखित में से कौन सी है? प्रारंभिक शिक्षा यानी प्राइमरी एजुकेशन, व्यावसायिक शिक्षा, उच्च शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा दोनों। देखिए, उच्च शिक्षा तो नहीं है इसमें, व्यावसायिक शिक्षा भी नहीं है इसमें, केवल इसमें है प्राइमरी एजुकेशन। ये है इसका आंसर। अनुच्छेद 21 ए में घोषणा की गई है कि राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। यह प्रावधान केवल आवश्यक शिक्षा के लिए मौलिक अधिकार के अंतर्गत है, न कि उच्च या व्यावसायिक शिक्षा। तो प्राइमरी एजुकेशन है केवल इसमें। और यह प्रावधान, ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत शामिल किया गया, जो कब हुआ था? 2002 में। और 86वें संविधान से पहले भी संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 45 के तहत बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान था, जो कि एक राज्य का नीति निदेशक सिद्धांत है। भाग 4 में क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। अनुच्छेद 45 राज्य का नीति निदेशक सिद्धांत। 36 से 51 तक है राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, और 12 से 35 तक मौलिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। कौन सा अनुच्छेद किसी व्यक्ति को निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करता है? 13, 19, 22, 23। Which article provides protection to a person from detention and arrest? यह आर्टिकल 22। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता क्या था? 21। देखिए, निरोध होता है हिरासत एवं गिरफ्तारी से संरक्षण। अनुच्छेद 22 किसी व्यक्ति को हिरासत एवं गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करता है। हिरासत दो प्रकार की होती है, दंड विषयक और निवारक। दंड विषयक हिरासत एक व्यक्ति जिसने अपराध स्वीकार कर लिया है और न्यायालय में उसे दोषी ठहराया जा चुका है को दंड देती है। निवारक हिरासत वह है जिसमें बिना सुनवाई के न्यायालय में दोषी ठहराए जाए, जिसमें बिना सुनवाई के न्यायालय में दोषी ठहराया जाए, वो है निवारक हिरासत, जिस पे कार्रवाई होती है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। अनुच्छेद 22 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? किसी व्यक्ति की हिरासत अवधि 3 महीने से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती जब तक कि सलाहकार बोर्ड यानी उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश इस बारे में उचित कारण ना बताएं। हिरासत का आधार संबंधित व्यक्ति को बताया जाना चाहिए। हिरासत वाले व्यक्ति को यह अधिकार है कि हिरासत के आदेश के विरुद्ध वो अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करे। कैसे करेगा? अपने वकील के माध्यम से करेगा। अगर वो वकील उपलब्ध कराने में सक्षम नहीं है तो गवर्नमेंट उपलब्ध कराती है। बिल्कुल, ये सारे के सारे सही हैं, डी है इसका आंसर।
क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे मौलिक अधिकार नागरिक और विदेशी दोनों को प्राप्त हैं? तो अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 ये तो केवल भारतीयों को थे। इसके अलावा जो बच गए वो नागरिकों और विदेशी दोनों को प्राप्त हैं 12 से 35 के बीच में। कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नजरबंदी के खिलाफ संरक्षण दोनों को है। कानून के समक्ष क्षमता दोनों को है। प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार ये भी दोनों को है। तो सारे के सारे ही हैं, दोनों को प्राप्त। देखिए, निम्नलिखित मौलिक अधिकार नागरिक और विदेशी दोनों को प्राप्त हैं शत्रु देश को छोड़कर। तो कौन कौन से हैं ये? कानून के समक्ष समता यानी आर्टिकल 14 दोनों को है। अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण आर्टिकल 20 दोनों को है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण आर्टिकल 21 दोनों का। प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार 21 का ये दोनों को है। कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नज़रबंदी के खिलाफ संरक्षण 22 दोनों को है। बलात्, श्रम और अवैध मानव व्यापार के विरुद्ध संरक्षण 23 दोनों को है। कारखानों में बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध दोनों को है आर्टिकल 24। और धर्म की अभिवृद्धि के लिए प्रयास करने की स्वतंत्रता 25 दोनों को है। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता 26 दोनों को है। किसी धर्म को प्रोत्साहित करने हेतु कर से छूट दोनों को है। कुछ विशिष्ट संस्थानों में धार्मिक आदेशों को जारी करने की स्वतंत्रता, ठीक है, 25, 26, 27, 28 और 29, 30 जो है केवल भारतीय नागरिकों के लिए था। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। मौलिक अधिकार हैं असीमित, न्यायोचित, स्थायी, न्यायोचित और स्थायी दोनों। देखिए, असीमित तो नहीं है, ये स्थायी भी नहीं है, न्यायोचित हैं, स्थायी के साथ हटा दो, तो बी है इसका आंसर। देखिए, सामान्य कानूनी अधिकारों के विपरीत मौलिक अधिकारों को देश के संविधान द्वारा गारंटी और सुरक्षा प्रदान की गई है। कुछ अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं, जैसे कि हमने ऊपर समझ लिया था, जबकि अन्य सभी अधिकार व्यक्तियों के लिए उपलब्ध हैं, चाहे वो भारत के नागरिक हो या विदेशी हो, ठीक है, या कानूनी व्यक्ति हो जैसे कि परिषद या कंपनियां। मौलिक अधिकार स्थायी नहीं है, तो स्थायी वाला कट जाएगा। संसद इनमें कटौती या कमी कर सकती है, लेकिन संशोधन अधिनियम के तहत, न कि साधारण विधेयक के द्वारा, ठीक है, यानी संविधान संशोधन विधेयक के तहत, न कि साधारण विधेयक के द्वारा। ये असीमित नहीं है, लेकिन वाद योग्य हैं। राज्य उन पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है, हालांकि कारण उचित है या नहीं इसका निर्णय कौन लेगा? अदालत करेगी। ये न्यायोचित हैं, जब भी इनका उल्लंघन होगा ये व्यक्तियों को अदालत जाने की अनुमति देते हैं। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में कोई भी पीड़ित व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट की शरण में जा सकता है। वह पीड़ित व्यक्ति अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकता है। नंबर 15 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा भारत में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1813 का चार्टर, 33 का चार्टर, 53 का चार्टर। इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। इसका उत्तर है 1833 का चार्टर, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में प्रथम विधि आयोग का स्थापना का प्रावधान किया गया। नंबर 16 पर आ जाइए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नीति निर्देशक सिद्धांतों के कार्यों के बारे में अवगत कराता है? अनुच्छेद 36, 37, 13 या 51। नीति निर्देशक सिद्धांत 36 से 51 के बीच में है, तो 13 में तो मौलिक अधिकार, ये तो पहले एलिमिनेट कर दीजिए। इसका आंसर है आर्टिकल 37, पहला ही जो आर्टिकल होगा, मतलब दूसरा। 36 में 36 से 51 तक है, तो दूसरा निदेशक तत्वों के मामले में। तो भारत के संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख किया गया है। संविधान का अनुच्छेद 37 निदेशक सिद्धांतों के कार्यों के बारे में अवगत करता है। इन सिद्धांतों का उद्देश्य है लोगों के लिए सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना और भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांत के वर्गीकरण का प्रकार नहीं है? समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत, उदार और बौद्धिक सिद्धांत, आर्थिक और राजनीतिक सिद्धांत। देखिए, नीति निर्देशक सिद्धांतों को 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत, उदार और बौद्धिक सिद्धांत, लेकिन आर्थिक और राजनीतिक सिद्धांत नहीं है। डी है इसका आंसर। तो नीति निर्देशक सिद्धांतों को उनके वैचारिक स्रोत और उद्देश्यों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। ये निर्देश निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत हैं: समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत, उदार और बौद्धिक सिद्धांत। नंबर 18 पर आ जाइए। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य कदम उठाएगा।
ये कौन से आर्टिकल में ऐसा लिखा है जो कि राज्य का नीति निदेशक सिद्धांत है? अनुच्छेद 43 के ए में ऐसा लिखा है, यानी ए है इसका आंसर। अगर किसी में क्लॉज दिया है ए या बी तो उसका मतलब है कि ये नीति निदेशक सिद्धांत बाद में जोड़ा गया होगा किसी संशोधन के माध्यम से। अनुच्छेद 43 के में उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य कदम उठाएगा, यह प्रावधान है। अनुच्छेद 44 में क्या है? भारत के राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित रखने का प्रयास करना। अनुच्छेद 48 ए में क्या है? पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना तथा देश के वनों एवं वन्य जीवों की रक्षा करना। अनुच्छेद 38 में क्या है? राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित कर आय, स्थिति, सुविधाओं तथा अवसरों में असमानताओं को कम करके सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित एवं संरक्षित कर लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामला कब का है? वर्ष 1967, 57, 77 या 73? यह है 1967, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामला यह है 1967 का। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने घोषणा की कि निदेशक सिद्धांतों के कार्यान्वयन के लिए भी संसद द्वारा मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। यह जो मामला था वो शंकरी प्रसाद मामले में सर्वोच्च न्यायालय के स्वयं के निर्णय के विपरीत था। इसके बाद आया केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला 1973 का। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ मामला जो कि हुआ था 1967 में के अपने फैसले को खारिज कर दिया और घोषणा की कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, लेकिन वह अपनी मूल संरचना को बदल नहीं सकती। 20वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, राज्य विधानमंडल को स्थानीय स्वशासन से संबंधित किसी भी विषय के संबंध में कानून बनाने का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 246, 371, 323 का ए, 248। 323 के ए में तो अधिकरण है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, तो इसको हटा दीजिए। यहाँ उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 246। ठीक है, राज्य विधानमंडल को स्थानीय स्वशासन से संबंधित किसी भी विषय के संबंध में कानून बनाने का अधिकार। देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 में पंचायतों का उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद 246 में राज्य विधानमंडल को स्थानीय स्वशासन से संबंधित किसी भी विषय के संबंध में कानून या विधि बनाने का अधिकार दिया गया है। तो इंडियन पॉलिटी के इंपॉर्टेंट ये 20 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप। यूपीपीसीएस की फुल टेस्ट सीरीज आप प्राप्त कर सकते हो, ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। ठीक है, 1 टाइम पेमेंट है 599 का। धन्यवाद।